अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं। वो लड़की कहाँ है? हर कोई गम भुलाने को एक साथ बैठा था। अलबत्ता गहरी खामोशी में अजीब सी वहशत थी जब अचानक अम्मा साईं की आवाज़ डायनी पर गूंजी। वो मुलाजमत से मुहातब थे। साईं, कौन सी लड़की? सर झुकाए वो नासमझी से पूछने लगी। वही जिसको कल सालिक साईं लाए थे। कहाँ है वो? उसे कामों पर लगाओ, बावर्ची खाने में लेकर जाओ, मैं आकर सारे काम बताती हूँ। जी, वो तो साईं के कमरे में थी। शाह साईं ने मुझे फिर आने से मना किया है। सर झुकाकर नहायत अदब से जवाब देती वो उनके इशारे पर पीछे हो गई, जबकि आंखों में गुस्सा लिए वो अपने आगे पड़ी हुई प्लेट सरका गई थी। वहां ताया ताई और उनके दोनों बेटे मौजूद थे, जबकि साली शाह की बहन भी खामोश तमाशाई थी। उनका तीसरा लाडला अपने कमरे में था। हवेली में हो रहे हर वाक़ये ने उसका ज़हन नहायत ही डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। सालिक साईं ठीक नहीं कह रहे इस दो कड़ी की घटिया लड़की के लिए। वो हमसे बगावत कर रही है। आप उन्हें मना लें, फिर ही हम अपने बेटे का बदला ले सकेंगे इस लड़की से। आगा जाने से मुहातब वो उन्हें जिद से हटने का कह रहे थे, जिस पर विकसत निगाह डालकर उठ खड़े हुए। पारसा मलक, क्या आपको यह निकाह कबूल है? ये अल्फाज तीसरी बार दोहराए गए थे। सामने निगाह अपने वाल पर डालकर वो गहरा सांस भरकर बामुश्किल हामी भर पाए। इस शख्स की वैसे ज्यादा निगाहें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी, मगर वो क्या करती? बाप की जुबान की लाज रख रही थी। बाप की बगनी की इज्जत इस दुपट्टे वाली को रखनी ही पड़ी, वरना कौन अनजान था इस बेहिस से। पूरी हवेली उससे खौफ खाती थी। उससे बात करना जैसे शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। वो खड़े खड़े सामने वाले को कत्ल करने का हुनर रखता था। उसकी आंखें इस कदर पावरफुल और सर्द होती थी कि वो महीने में भी इससे गलती से सामना हो जाता तो खुद को छुपाकर वहां से भाग जाती थी। और अब सितम ये हुआ था कि सारी जिंदगी के लिए उसका वजूद इस शख्स के सुपुर्द कर दिया गया था। क्या वो नावाकिफ था? वो कैसा इंसान था, लापरवाह सा, जो शायद ही कभी मुस्कुराकर बात कर सके? सामने उस शख्स पर निगाह डाले वो यही सोच कर रहेगी, क्या वो शख्स जिंदगी में कभी मुस्कुराया भी होगा या नहीं। हर जानब मुबारकबाद का शोर उठा और वो दूसरी जानब शफाक बेहिस इंसान उठकर तेजी से बाहर निकल गया, बगैर किसी की भी परवाह किए, जैसे बस उसका इतना ही जब्त था। आगे है बढ़ जा चुकी है, मगर हमें रुकना नहीं है। तुम जानते हो ना, सुनसान सियास रास्ते पर खड़ी कार के करीब वो दो नफूस सामने की जन्म देते हुए दूसरे को देखकर बात कर रहे थे। शायद आज इस लम्हे कातर थे। तभी जेब में हाथ डालते वो बात शुरू करते हुए गोया हुआ, रुकना होता तो शुरू ही ना करता। जो आप चंद सानियों में आया और फिर खामोशी छा गई। कुछ वक्त मुश्किल होता है, मगर वो वक्त है कि गुजर जाएगा। याद रखोगे तो तकलीफ उठाओगे, और ज्यादा बनाओगे तो आजाद हो जाओगे। उसका इशारा समझते हुए मुट्ठी बीचते हुए माँ से चलती हुई निगाहें उस पर गाड़ गया। यादें आप ना याद रखते हैं ना रखना चाहते हैं। वो यादें दाग होती है, नक भी मिट सकती है, ना मान पड़ सकती हैं। अभी एक हादसा हुआ है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे बकौल तुम इस हादसे से जान छुड़वा लोगे। क्या उसकी याद से भी छुड़वा लोगे? नहीं, 20 ये तुम्हारे या मेरे हम इंसानों के इख्तियार में नहीं है। संजीद से कहते हुए शख्स के गहरा सांस भरते हुए जैसे एक तला हकीकत अपने अंदर अंडेलती चाही। वो दोनों अलग अलग मुकाम पर थे, अजीब सा मुकाम जहाँ के रास्ते तक का उनको इल्म ना था। वक्ती रिश्तों को अगर हम नासूर बना ले तो हम अपने अजीजों को भी तकलीफ से दो चार करते हैं। जो रिश्ते से बढ़कर हमारे नजदीक रह रही होती है ना, मत भूलो तुमसे बहुत कुछ जुड़ा है। कभी बेध्यानी में कदम उठाया तो बर्बाद सब कुछ होगा। अकेले तुम और मैं नहीं। उसे समझाने पर वो मिट्टी बीच गया। वो इसलिए नहीं समझाता था कि वो अपना कदम भूल जाए। वो इसे सिर्फ हिम्मत और हौसला देने को समझाता था। वो दुनिया के लिए पीस था, मगर उसके लिए एक दोस्त और बेहतरीन साथी था। तुम अपनों से इतना दूर मत हो कि जब हमारी असल दूरी का वक्त आए तो पछता रहे हो। वो क्या बात हाईलाइट कर रहा था? ये बात समझकर इस सियाह पहने शख्स ने खून आशाम निगाहों से फोन पर आती काल को देखा और बामुश्किल खुद पर जब्त के पहरे बिठाए। तुम्हें लगता है कि मैं बदल ले रहा हूँ? मैं वही हूँ जहाँ मुझे रखा गया है टाइगर। वो जैसे अपने अल्फाजों से खुद को भी हिम्मत दे रहा था, जो शायद आज से नामुमकिन था। इन दोनों की जिंदगी में ना चाहते हुए भी अलग अलग मोड़ आए थे, जिनसे ना वो दूर जा सकते थे और ना उन्हें खुद से दूर काट सकते थे। क्या सालिक साईं बाहर चले गए? अपनी हाथ मुलाजमा से अम्मा साईं सवाल करती उसके सर हाँ में हिलाने पर पास खड़ी हुई दूसरी मुलाजमा को सर हाँ में इशारा कर गई। उनका इशारा मिलते ही वो ऊपर की जानब दौड़े। दरवाजा बंद था। आगे बढ़कर दरवाजा नॉक करती वो कुछ सानिया इंतजार करती रही। अंदर जा नहीं सकती थी तो इस वजूद के बाहर आने का ही इंतजार था। तभी कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और सामने वो स्याह ट्राउजर और सादा सा स्याह फ्रॉक पहने हुए साथ सालिक शाह की शाल ओढ़े खड़े थे। सर पर हम रंग ही दुपट्टा था। बड़ी साई ने आपको बुलाया है। सालिक शाह के हुक्म की नाफरमानी आज तक नहीं की थी उसने, अब के न अब की। सालिक शाह के ही कहने पर उसे सर झुकाकर बात कर थी। 2 मिनट। स्पॉट ने गांव से उसको देखकर जवाब देते वो वापस मुड़ गई। सालिक शाह कहीं जाने से पहले उसे कुछ कपड़ों से भरा हुआ बैग देकर गया था। उनमें से एक बैग में जूते भी थे। सादा से जूते निकालते हुए पहनती गहरा सांस लेकर वो बाहर निकल आई। अभी तक वो मुलाजमा वहीं पर खड़ी थी।
एक नजर देखकर वो नजरें फेरती उसका इंतजार किए बगैर नीचे की जाना बढ़ गई। दिल की धड़कन मामूल से ज्यादा तेज थी, मगर इन सब चीजों को फेस करना लाजमी था। यह हकीकत थी जो वो जुटला नहीं सकती थी। सीढ़ियों से गुल को आधा देकर अम्मा साई पास खड़ी मुलाजमा से दूध का गिलास पकड़कर गुल की जन्म देते हुए जमीन पर अंडेरने लगी। वो जब तक उनके करीब आई तब तक अम्मा साई गिलास पूरा खाली काट चुके थे। जमीन की जन्म एक निगाह डाल के वो होंठ पीछे सामने बैठी सात नजरों से उसको घूरती साले की माँ को देखने लगे। उनकी नजरों में ना कोई डर था और ना कोई खौफ। उसकी इस हरकत पर वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। ये लड़की, साफ करो उसे। जमीन की जन्म उंगली से इशारा करती वो दाढ़ी, जबकि उनके इस अंदाज पर बामुश्किल गुल अपना गुस्सा पी के। गुल रो, आंखों में सुरही लिए वो एक एक लफ्ज पर जोर देती गोया हुई, जबकि उसके इस अंदाज पर सब मुलाजमा खड़ी शौक के कैफे में कभी अम्मा साई को देती तो कभी गुल को। उसके इस अंदाज पर वो बगैर लिहाज के भी गुल के करीब जाकर हाथ उठा गए, जब अचानक उनका हाथ हवा में ही रुक गया। गुल ने बामुश्किल ही उनका अंदाज सहा था। इस हरकत पर स्पा नजर न देती वो उनकी कलाई थाम कर उनका हाथ हवा में ही रोक गए। मेरा एक ही असूल है, इज्जत दें और इज्जत लें। झटके से हाथ छोड़ती हुई उस तरीन लहजे में उन्हें वार्न काट गया, जबकि उसके अंदाज ने अम्मा साई को हैरानगी की मूर्त बना दिया। उन्हें कल तक वो दबी सी कोई लड़की लगी थी। तू मेरे सामने जुबान चलाएगी? औकात क्या है तेरी? मैंने अच्छे अच्छों को सीधा किया है। ऊंची आवाज में बोलती वो गुल के चेहरे पर नागवाड़ी की वजह बने। अगर मैं आपकी इज्जतकारी हूं ना तो आप भी इज्जत पेश आए। मैं इतना लिहाज किसी का नहीं रहती आंटी। हाथों की मट्टी बीचे हुए हाथों की मुठ्ठियां बीचे हुए खुद को कोई भी सख्त अल्फाज कहने से बाज रुके हुए थी। कुछ भी हो जाता वो उनसे बड़ी थी और बड़ों को से आज तक उसने बदतमीजी नहीं की थी। तेरी इतनी जरूरत तू मेरे सामने बोले? एक कातला की बहन है तू, घटिया लड़की। बगैर उसे समझने का मौका दी वो गुल के पीछे की जन्म धकेल गई थी, जबकि अचानक कोई इस हरकत पर गुल बामुश्किल अपने पैर पर काबू पा गई, वरना बुरी तरह से इस ठंडे फर्श पर गिरती। अफसोस, इतनी बड़ी हवेली में रहने वाले इस कदर जहालत है। जहां अम्मा साइन ने हाथ रखकर उसे धकेला था, वहीं शाल की जगह अपने हाथ से साफ करती वो उन्हें अच्छी तरह से सुलगा गई थी, जबकि असल आग तो उसके अल्फाजों ने लगाए थे। तूने मुझे जाहिर बोला जैनब, इसे अलार्म में छोड़कर आ, और अगर ये कल दोपहर से पहले अंदर आए तो तुम्हारी जान ले लूंगे। खून शाम ने गांव से अम्मा साई उसे देखकर अपनी खास मुलाजमा जैनब को हुक्म देती गुल की नजरों में देखे दूध का गिलास हाली उसके सामने ही जमीन पर फेंक कर जैसे उसकी औकात याद दिला गई हो। उन्होंने गिलास नरमी से फेंका था, तभी हल्की सी दर्द के साथ ही उसको कुछ न हुआ था। अगले ही पल उसकी नजरों में देते हुए गुल नीचे को झुकी और देखते देखते उनकी निगाहों के सामने इस कदर जोर से गिलास को जमीन पर मारक कर छनक की आवाज के साथ खामोश हवेली में बुरी तरह से गुजरी। अम्मा साइन दहल कर अपने सीने पर हाथ रख गए। मैं अपने इल्फाज बाबा दोहराने की आदि नहीं, आपके गाँव की या आपकी इस हवेली की पली बड़ी डरपोक और जहालत से भरपूर लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो आप जैसी हतुम की तरबियत में पली बड़ी हो। मैं वो लड़की हूँ जिसने माँ बाप की तरबियत के बाद अपनी तरबियत इस माशरे में रहने लायक खुद की। हर मुलाजमा खौफ से सामने खड़ी डर लड़की को देख रही थी। ये दुनिया की पहली बनी में आई लड़की थी जो इस कदर बहादुरी से हर चीज का मुकाबला करने की हिम्मत रखे हुए थे, वरना अपनों से दूरी उनकी गद्दारी और अंदर ही अंदर नचोड़ कर रख देती थी। इस बार हर चीज बदली थी, तारीफ बदल चुकी थी। वरनी की लड़की ने हर जालिम और जाबर को खामोश कर देने की जरूरत अपने अंदर समाई हुई थी। अम्मा साई हैरानगी से इस लड़की को देख रही थी जो उम्र में यकीनन छोटी थी, मगर अपनी नजरों से उन्हें खौफ जरूर दिला गए थे। मैं इज्जत तब तक रखती हूँ जब तक सामने वाला इज्जत दे, वरना आगे के जिम्मेदार सामने वाला खुद ही होता है। उंगली उठाकर वहां आई सालिक शाह की बहन और ताई को वान करती वो वापस ऊपर की जाना बढ़ गए। किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी इस लड़की को रोक सके, जुल्म करना तो दूर की बात है। इस लड़की ने मुझे जलील किया, मुझे? वो मेरे कहर से वाकफ नहीं अभी। तुम खामोश क्यों खड़ी हो? सोचो, उसे बर्बाद कर दो, कुछ भी करो। अपनी बेटी को देती वो गुस्से से फनकारी। जब से वो कमरे में आई थी तब से ही गुस्से में बैठी कुछ ना कुछ सोच रही थी। आप फिक्र ना करें, इस बात जात को मैं सबक सिखाऊंगी। भूले मत कि मैं आपकी बेटी हूँ। जेह में प्लान को तरतीब देती वो अपने अल्फाजों से अम्मा साई के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बनी। शाबाश, दिल खुश कर दो मेरा। साले की खबर मैं इस लड़की का काम तमाम करने के बाद लूंगी। तमसराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो अम्मा साई को नजर देकर बाहर निकल गए। आधी रात के पहर वो हवेली लौटा। हवेली इस कदर अंधेरे में डूबी थी, यकीनन सब थक हार कर उसका इंतजार करते सोने जा चुके थे। बारी बारी कदम उठाता वो सीधा ऊपर की जाना बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खोलते हुए उसकी नजर अंधेरे में डूबे इस कमरे पर गए। कहीं से भी वहां किसी मौजूदगी का इल्म न हुआ था। एक लम्हा लगा था उसे गस्पनाक होने में। जोरदार आवाज से दरवाजा बंद करते हुए वापस नीचे आया। उसके कदम इस कमरे के जन्म के जिसकी मौजूदगी इस वक्त गलत जगह थी। दार से दरवाजा खोलते हुए सामने बेड पर बैठी झुक कर पढ़ाई में मगन इस लड़की के करीब बढ़कर उसका बाजू दबोचते हुए बेड से नीचे उतार गया। वो जो नींद न आने पर
किताबें खोलकर बैठी थी, अचानक हुई इस अवतार पर बामुश्किल गिरने से संभले। उस सियाह निगाहों में सुर्खी के डोरे देखकर खौफ से कांपती उसे खींचती चली गई। उसमें हिम्मत ना हुई थी उसे रोकने की या कोई भी सवाल करने की। छोड़े, बामुश्किल लफ्ज अदा हुए थे जिसने जलती पर तेल का काम किया था। एक और लफ्ज और जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। वो इतनी जोर से दौड़ा कि उसे अपना दिल कानों में दरकता हुआ महसूस हुआ। उसके दर पर सबसे पहले शेर के वालिद ही बाहर निकले और एक एक करके सभी कमरों में बाहर निकल आए थे। निकाह के बाद तुम्हें मेरे कमरे में होना चाहिए था ना, हाँ या ना? हवेली के सभी अफराद इस वक्त उसके सर फिरे शख्स को सख्त निगाहों से घूर रहे थे, मगर वहां इन सब की परवाह किसे थे? दिमाग तो उसका अपना खाली कमरा देखकर ही रही हो चुका था। क्या बकवास है शेर, वो क्यों हो गई कमरे में? निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। अपने बाप के जवाब पर वो जो उनकी जानब पुष्ट किया खड़ा था, फौरन उनकी जानब गुम हुआ। वाकई निकाह मेरी मर्जी से हुआ था, नहीं ना? मैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी की रुखसती ले रहा हूँ। किसी को इतराज हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत निकाह इन सब पर गाड़े उन सबको हैरान परेशान छोड़ता हुआ उसके करीब आया, जो पहले ही उसकी मौजूदगी से खौफजदा सी खड़ी थी। हाथों को एक दूसरे से मसलती वो कुछ देर बाद हिचकियां लेती हुई काबिल रहम हालत में थे। गुस्से में ही उसके कमरे से खींचता हुआ बाहर लाया था। उसकी बात पर वो जो पहले ही कांप रही थी, खौफ बड़ी निगाहें उठाकर इन सबको देखने लगी जो सब खामोश तमाशाई बने खड़े थे। उसने ये निकाह इसी सूरत किया था कि अगले 3 से 4 साल कोई रुखसती की बात भी नहीं करेगा, मगर ये क्या, वो इसी रात उसकी रुखसती ले रहा था, अपना हुक्म सुना चुका था। वो शेर दिल था, मांगना तो उसने कभी सीखा ही ना था। इस्लामी तो शेर दिल जैसे पत्थर दिल शख्स से सख्त नफरत हुई थी। वे की लम्हे में उसने कितने ही हवा ढूंढ चुका था, सिर्फ अपनी अनंग की जंग में। इन सब के बीच वो कहाँ से आगे थे? उसका ताया, उसका बाप और उसका अब वो उसका शोहर, वो सब अपनी अनाओं की जंग में उसे क्यों रोनते चले जा रहे थे? कहाँ लेके जा रहे हो? कमरा ऊपर है तुम्हारा। पाठशाह का हाथ पकड़े शेर के कदम बढ़ के जन्म जाते देख कर अहमद बोल पड़े, जबकि शेर इतजाया मुस्कुराहट लिए उनके जन्म मुड़कर कुछ नजदीक चलाया। अपनी बीवी को जहाँ चाहे लेकर जाओ, मेरे पास राइट है डैड। वो उन्हें चैलेंज कर रहा था या उन्हें जितला रहा था वो किस कदर गलत फैसला कर चुके थे। जबकि अपना हाथ शेर के हाथ में क्या देकर वह बामुश्किल ही अपने पैर पर खड़े थे। शेर के घर में दाल होने से पहले ही पूरे घर में खामोशी जैसे मौत का सकूत छाया हुआ था। इस लम्हे से शेर से खौफ महसूस हुआ, न जाने किस चीज की सजा वो उसे दे रहा था। कहाँ लेकर जाओगे तुम? भूल रहे हो कि करते क्या हो तुम? एक लूजर ही हो ना? एक दिन भी खिला सकती हो मेरी बेटी को, इतनी औकात है तुम्हारी? ये अल्फाज वो साकत रह गई थी। ये सब उसके बाप ने बोला था। जबकि शेर को खामोश खड़ा देकर वो शौक सी कैफियत में उसके चेहरे की संजीदगी तकने लगी, जहाँ कोई भी और तासर रकम ना था। गुल को खाना दिया तुमने? जिन्नत मुलाजमा के सामने खड़ी सालक से सपाट नजर से हवेली में नजर घुमाते हुए सवाल किया। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल मौजूद थे, जबकि ग्लास वाल से बाहर का नजारा साफ था। उसकी बहन बाहर खड़ी फोन कान से लगाए, न जाने क्यों मगर फोन को चढ़ के काफी करीब की वे बात कर थे। नहीं सालिक साईं, अम्मा साईं ने मना किया था। खौफ से नजरें झुकाए वो अपने जैसे अपना जुर्म कबूल कर थे। क्या मेरा हुक्म मानना छोड़ दिया तुम लोगों ने? सालिक शाह की दाब पूरी हवेली में गुंजी। उसकी आंखों से निकलते शोलों से वो खौफ से थर थर कांपते हुए हाथ जोड़ गए थे। पूरी हवेली सालिक शाह के गुस्से से पनाह मांगती थी, मगर वो मजबूर थी। वो उसके जिम्मे ही तो गुल की रखवाली देकर गया था, उसे एक लम्हे की खबर देनी थी, मगर वो क्या करती? यहाँ साहब भी मुलाजमों को इंसान ही समझते थे। अगर सालिक शाह बुरा था भी तो बाकी हवेली के लोग ना था। वो उनका याद रखता था। वो मानती थी कि गुस्से में वो इंतहा खतरनाक हो जाता था, मगर उसे गुस्सा किसी गलत बात पर ही आता था जिसमें वो भी लिहाज रख जाता। मगर हवेली के बाकी मर्द मुलाजमों पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना करते थे। ये तो सालिक शाह का एहसान था कि अब कोई उनके कहे के मुताबिक उन पर हाथ ना उठाता, मगर अम्मा साईं फिर भी उन पर हाथ उठा लेते थे, जिसकी खबर सालिक शाह को ना थी। यकीन न होती तो वो सब पर ही गजबनाक होता। नहीं साईं, मगर हम मजबूर हैं। डाइनिंग से उठकर सभी वहां सालिक शाह के गिर जमा हो गए। जाकर मेरी और गुल की प्लेट लगा, मैं उसे ला रहा हूँ। उसके झुके सर देकर वो बगैर किसी पर भी नजर डाले हुए हुक्म देकर ऊपर की जाना बढ़ गया, जबकि अम्मा साईं नौफत से सर जोटा कर रह गई। जवान बेटे से लड़ झगड़ कर यकीन वो अपना ही नुकसान करती। कहाँ थी तुम? जानती हो ना कि खाने का वक्त मुकर्रर है, क्या भूखा रहना था तुमने? सामने से आते हुए अपनी बेटी को देखकर वो सख्त गुस्से में उससे बोले, जबकि वो गला तैयार करती हुई मोबाइल अपने पीछे छुपाकर सर झुकाती बगैर जवाब दिए हुए डाइनिंग पर आ गई थी। एक नजर उन पर डालकर वो भी बाकी सबके साथ वापस आ गई। खाना ठंडा होने लगा था। गुल, गुल। कमरे में दाल होती उसकी नजरों ने हाली कमरे में गुल को तलाश किया, जो वहां कहीं ना थी। गुल, कहाँ हो तुम? पेशानी पर कहीं बाल लिए वो वॉशरूम की जानब बढ़ने लगा। जब बालकनी से गुजरती उसकी निगाह सामने खड़ी गुल पर गिर। आसमान के
سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ آسمان کے نیچے کھڑی نہ جانے کی سوچوں میں مشغول تھے۔ گلرو، اسے یوں ہی نیچے زمین کو دیکھتے پا کر سالک شاہ نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے جھٹکا دے کر بازو سے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ یقیناً وہ اب تک یہ سب قبول نہ کر پائی تھی۔ اس کی پکار اور جھٹکے پر بھی وہ جیسے کہیں کھوئی کھوئی سی اس کے چہرے کی جرم دیکھنے لگے اور سالک شاہ کا چہرہ سب سے سر ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنے آپ کو ہی اذیت سے دو چار کر تھے۔ سرخ نین کٹوروں میں پانی کی بوندیں جمع تھے، مگر آنکھیں وہ اس قدر پرکشش تھی کہ ان کی چمک نے سالک شاہ کو کچھ لمحات کے لیے مسمریز کر دیا۔ کچھ لمحے یوں ہی اس کے گزرے جب اچانک طلسم ٹوٹا اور بے احتیاط سالک شاہ گہرا مسکرایا، مگر وہ یوں ہی اس کے چہرے کی جانب بے سادگی سے تکے گئے۔ نہ جانے کیسا مضبوط حصار اس نے اپنی گرد باندھا تھا۔ کہیں ٹھہری قرار نگاہیں، کہیں ٹھہری عذاب نگاہیں، میری جانب سنبھال لے اپنی نگاہیں۔ کان کے قریب جھک کر باری سرگوشی کرتے ہوئے سالک شاہ نے اس کا طلسم بھی توڑ دیا تھا۔ اپنے اتنے قریب سالک شاہ کو کھڑے دیکھ کر وہ شاہ کی کیفیت میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، جبکہ سالک شاہ اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ چکا تھا۔ آپ، کیا مسئلہ ہے آخر آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ کھیل مت کھیلیں یوں اچھے بننے کا۔ میں جانتی ہوں یہاں کوئی اچھا نہیں ہے، سب میرے لیے نفرت رہتے ہیں اپنے دل میں۔ اپنی ہر کوشش بیکار ہوتا دیکھ کر وہ آہر کار اس پر پھٹ پڑی۔ میرے دل میں کب جھانکا تم نے؟ اتنی اجازت تو فی الوقت نہیں دی سالک شاہ نے تمہیں جانب۔ نرمی سے اس کے گال پر پھسلا وہ قیمتی موتی پوروں سے چونٹے ہوئے اس کے گال سے ہلانے لگا تھا، جبکہ اس کے اس پرتپش لمس پر ایک عجب سے ٹھنڈک نے اس کے جسم میں سرایت پیدا کی تھی۔ آپ میرے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کر کے آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دینی ہے، یا پھر بعد میں اپنی انہی حرکات پر شرمندہ ہی ہونا ہے کہ مجھ جیسی سے ہمدردی کا لے۔ اس کا حصار لمحہ پہ لمحہ خود پر تنگ ہوتا دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی، اور سالک شاہ کو کیسا سحر تھا کہ سارا کانفیڈنس اس کی قربت میں ملامٹ ہو گیا۔ سالک شاہ ایسا کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے کہ اسے اپنے کیے پر بعد میں بھی شرمندہ ہونا پڑے۔ تو تم کس قابل ہو؟ سالک شاہ اپنے ہر عمل سے جلدی تمہیں بابا کروا دے گا۔ اس وقت جا کر فریش ہو اور میرے ساتھ نیچے چلو۔ وہ کوئی جادو پھونک کر اسے اپنے سہ میں کر چکا تھا۔ وہ کچھ نہ کہہ پائے، بس لب جیسے سل گئے تھے۔ بغیر کچھ بھی کہے اسے دیکھتے ہی دیکھتے حصار ٹوٹ جانے پر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہیں پر ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کے نیچے کھڑے آغا کو دیکھنے لگا، جو سامنے کھڑے ملازموں کو کوئی حکم دے رہے تھے۔ چہرے پر صفاق تاثرات لیے وہ ان پر سے نگاہیں ہٹا گیا۔ یہ یہاں بیٹھنے کی اوقات نہیں رکھتی سالی، اسے کیوں لائے ہو تم یہاں؟ اماں سائیں سالک کے ساتھ ہی گل کو دیکھ کر کرسی سے اٹھ کر تھی، جبکہ سب کھانے سے ہاتھ کھینچ کر ایک اور ڈرامہ دیکھتے ہوئے ہنکوڑا بڑھ کر رہ گئے تھے۔ اماں سائیں، آپ میری ماں کے عہدے پر ہیں، ورنہ میں ایسی نگاہیں نوچ لیتا ہوں جانتا ہوں جو میری بیوی کو گھبرانے پر مجبور کر دے۔ گل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں قید تھا اور اماں سائیں کی داڑھ پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا کر سالک شاہ کے ہاتھ پر گفٹ ست کر گئے تھے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے تیز ناخن سالک شاہ کے ہاتھ پر کئی جگہ پر چھوٹی چھوٹی خراش ڈال گئے تھے۔ تم جانتی ہو نا کس کے سامنے کھڑی ہو؟ سالک شاہ، ماں ہوں میں تمہاری، اور تم میرے حکم کی نافرمانی کر رہی ہو، اس گھٹیا اور دو کوڑی۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتی، مگر سالک شاہ نے گل کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے بری طرح سے غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارے کہ وہاں بیٹا ہر وجود کام کر رہ گیا تھا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جنونیت دیکھ کر وہ بھی ڈری ضرور تھی، مگر انا تھی کہ آرے تھے۔ وہ سالک شاہ کی بیوی ہے، میں آئندہ ایسے الفاظ نہیں سنوں گا اور نہ ہی بار بار اس کی حیثیت آپ سب کو بتاؤں گا۔ اور گل، میری زندگی کی اتنی لمبی ہو یا نہیں، میری بیوی کو ڈیفائن کرنا سیکھ لو۔ میں اپنے وجود کے لیے کوئی بھی گھٹیا لفظ نہیں سن سکتا، چاہے جو بھی ہو۔ وہ بات تو گل سے کر تھا، مگر جتا وہ سب کو گیا تھا۔ اس لمحے دل نے شدت سے کہا تھا کہ سالک شاہ کی نگاہوں کی طرح اس کا ہر لفظ سچا تھا۔ دل و دماغ کی عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ کیا کرتی جو ہو چکا تھا اس کے بعد جو کسی پر یقین کرنا اس کے لیے جیسے بس میں نہ رہا تھا، مگر دل تھا کہ بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اماں سائیں ڈائننگ سے اٹھ گئی تھی، جبکہ سالک شاہ نے زبردستی گل کو کھانا کھلایا تھا، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ کھانا کھاتے ہی وہ اٹھ کر سالک شاہ کی جانب دیکھے بنا اوپر کی جانب بھاگ گئے تھے، کیونکہ کھانا کھاتے وقت آغا نے سالک کو اپنے کمرے میں آنے کو کہا تھا، جس پر بس اس نے یہی کہا تھا کہ گل کھانا کھا لے اور آ جاؤں گا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سالک نہ ہوتا تو اسے ایک نوالا بھی نصیب نہ ہوتا، جبکہ سالک شاہ کے ہوتے ہوئے کسی نے بھی اس پر سخت نظر ڈالنے کی جرت نہ کی۔